हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक जाति का विनाश पुस्तक के अंतर्गत हम उसका अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगर इसका पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो में जा सकते हैं और उसको सुन सकते हैं ताकि आपको इस पुस्तक का पूरा सार समझ में आ जाए। सोशल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी संस्था थी जिसका सरोकार सवर्ण हिंदू परिवारों में सुधार से था। इसमें अधिकतर सवर्ण जातियों के प्रबुद्ध लोग थे। वे जाति को समाप्त करने के लिए आंदोलन करना जरूरी नहीं समझते थे या उनमें इस प्रकार का आंदोलन करने का साहस नहीं था। स्वाभाविक था कि उनमें विधवा के दोबारा विवाह करने पर पाबंदी, बाल विवाह इत्यादि बुराइयों को दूर करने की छटपटाहट थी, क्योंकि ये बुराइयां उनके बीच में प्रचलित थी और इन्हें वे व्यक्तिगत रूप से महसूस करते थे। वे हिंदू समाज में सुधार लाने के लिए नहीं उठ खड़े हुए थे। जो युद्ध लड़ा जा रहा था उसके केंद्र में पारिवारिक सुधार का प्रश्न था। जाति व्यवस्था को भंग करने के अर्थ में सामाजिक सुधार से इसका कोई संबंध नहीं था। सुधारों ने भी इसे कभी भी अपना मुद्दा नहीं बनाया। यही वजह है कि सामाजिक सुधार पार्टी लड़ाई हार गई। मुझे पता है इस तर्क से इस तथ्य को बदला नहीं जा सकता कि वास्तव में जो घटित हुआ है वह यह था कि सामाजिक सुधार पर राजनीतिक सुधार ने जीत हासिल की। लेकिन इस तर्क का इससे ज़्यादा महत्व न हो तब भी इसका महत्व तो है। इससे इस बात का स्पष्टीकरण होता है कि सामाजिक सुधार क्यों हार गया। यह तर्क यह समझने में भी हमारी मदद करता है कि सामाजिक सुधार पार्टी पर राजनीतिक सुधार पार्टी की जीत कितनी सीमित थी, और इसे विचार को भी समझने में भी राजनीतिक सुधार के पहले सुधार आवश्यक नहीं है। एक ऐसा विचार है जो तभी टिक सकता है जब सामाजिक सुधार से हमारा आशय पारिवारिक सुधार हो। मुझे यकीन है इस स्थापना पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि समाज की पुनर्रचना के अर्थ में राजनीतिक सुधार को सामाजिक सुधार पर बिना किसी क्षति के प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। राजनीतिक संविधान बनाने वालों के लिए सामाजिक शक्तियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे फर्डिनांड लासाल, जो कार्ल मार्क्स के मित्र और सहकर्मी थे, जैसी हैसियत के व्यक्ति की मान्यता प्राप्त है। 1862 में प्रशिया की एक सभा को संबोधित करते हुए लासाल ने कहा था, संवैधानिक प्रश्न सबसे पहले औचित्य के प्रश्न नहीं बल्कि सत्ता के प्रश्न है। किसी भी देश के वास्तविक संविधान का अस्तित्व देश में मौजूद सत्ता की वास्तविक अवस्थिति में होता है। इसलिए राजनीतिक संविधानों में मूल्य और तथ्य तभी आता है जब वे समाज के भीतर अस्तित्वमान शक्तियों की अवस्थिति को यथार्थ रूप से व्यक्त करते हैं। लेकिन पर्सिया जाने की जरूरत नहीं है, अपने यहाँ भी साक्ष्य है। कम्युनल अवार्ड किस बात की ओर संकेत करता है, जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों और समुदायों में राजनीतिक शक्ति का एक निश्चित अनुपात में आवंटित किया गया है। मेरी दृष्टि में यह इस बात की ओर संकेत करता है राजनीतिक संगठन को सामाजिक संगठन का ख्याल रखना ही होगा। यह दर्शाता है कि राजनीतिक स्वीकार नहीं करते कि भारत की सामाजिक व्यवस्था का उसकी राजनीतिक संबंध से कोई संबंध है। उन्हें संविधान बनाते समय सामाजिक समस्या से दो चार होने के लिए बाध्य होना पड़ा। कह सकते हैं कि कम्युनल अवार्ड सामाजिक सुधार के प्रति उदासीनता और उनकी अपेक्षा का दंड है। यह सामाजिक सुधार पार्टी की जीत है, जिससे पता चलता है कि इस पार्टी के लोग हार जरूर गए थे, पर सामाजिक सुधार के महत्व पर उनकी राय सही थी। मुझे पता है कि बहुत से लोग इस निष्कर्ष को स्वीकार नहीं करेंगे। प्रचलित धारणा है कि इसे मानना सुखकर भी है कि कम्युनल अवार्ड अप्राकृतिक है और यह अल्पसंख्यकों और नौकरशाही के बीच अपवित्र गठबंधन का नतीजा है। अगर यह कहा जाता है कि कम्युनल अवार्ड अच्छा साक्ष्य नहीं है तो मैं अपने तर्क के समर्थन में इस साक्ष्य पर जोर नहीं दूंगा। आइए अब हम आयरलैंड की ओर चलें। आयरिश होम रूल का इतिहास क्या दर्शाता है? यह अच्छी तरह से पता है कि अल्स्टर और दक्षिणी आयरलैंड के प्रतिनिधियों के बीच में वार्ता के दौरान दक्षिणी आयरलैंड के प्रतिनिधि श्री रेडमंड ने अल्स्टर को पूरे आयरलैंड पर लागू होने पर एक होम रूल संविधान में तहत लाने के उद्देश्य से अल्स्टर के प्रतिनिधियों से कहा, आपको राजनीतिक सुरक्षा के जो भी उपाय चाहिए बताएं, वे आपको मिल जाएंगे। अल्स्टर के लोगों ने इसका क्या जवाब दिया? उनका जवाब था, आपके सुरक्षा उपाय भाड़ में जाएं, हम किसी भी शर्त पर आपके द्वारा शासित होना नहीं चाहते।
जो लोग भारत में अल्पसंख्यकों को दोषी ठहराते हैं उन्हें यह विचार करना चाहिए कि बहुसंख्यकों की राजनीतिक आकांक्षाओं का क्या हुआ होता यदि अल्पसंख्यकों ने वही रवैया अपनाया होता जो अल्स्टर ने अपनाया था। आयरलैंड के होम रूल के प्रति अल्स्टर के रवैये के आधार पर देखें तो क्या यह कुछ भी नहीं है कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों जिन्होंने राजनीतिकता का कुछ खास परिचय नहीं दिया है द्वारा शासित होने के लिए तैयार हो गए, बशर्ते उनके कुछ सुरक्षा उपाय निकाले जाएं। लेकिन यह केवल प्रसंगवश है। मुख्य सवाल यह है कि अल्स्टर ने यह रवैया क्यों अपनाया। मैं एकमात्र जवाब यही दे सकता हूँ कि अल्स्टर और दक्षिणी आयरलैंड के बीच एक सामाजिक समस्या थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच समस्या जो मूलतः जाति की समस्या है। आयरलैंड में होम रूल वास्तव में रोल रूल होता है, यही मानकर अल्स्टर ने अपना उत्तर तैयार किया था। लेकिन यह केवल यह कहने का एक और तरीका है कि यह कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के बीच जाति की सामाजिक समस्या थी, जिसकी वजह से राजनीतिक समस्या का हल नहीं निकल पाया। एक बार फिर यह निश्चित है कि इस साक्ष्य को चुनौती दी जाएगी, कहा जाएगा कि यहाँ भी साम्राज्यवाद का हाथ काम कर रहा था। लेकिन मेरे स्रोत खत्म नहीं हुए हैं। मैं रोम के इतिहास के साक्ष्य दूंगा। यहाँ कोई भी नहीं कह सकता कि कोई शैतानी प्रतिभा काम कर रही थी। जिसने भी रोम के इतिहास का अध्ययन किया उसे पता होगा कि रोम का रिपब्लिकन संविधान भारत के कम्युनल वोट जैसा ही था। जब रोम में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया, राजा के अधिकार को कॉन्सुल्स या इम्पीरियम या पोंटिफेक्स मैक्सिमम के बीच विभाजन कर दिया गया। कॉन्सुल्स में राजा की इहलौकिक सत्ता निहित थी, जबकि मैक्सिमम को राजा की धार्मिक सत्ता प्रदान की गई। इसी रिपब्लिकन संविधान में प्रावधान किया गया था कि 2 काउंसिलों में से एक प्रेटेशियन होगा और दूसरा पवेनियन। इसी संविधान में यह व्यवस्था भी की गई थी कि पोंटिफेक्स मैक्सिमम के तहत काम करने वाले पादरियों में आधे प्लेबियम होंगे और आधे पेट्रिशियम। ऐसा क्यों हुआ कि रोम के रिपब्लिकन संविधान में ये प्रावधान किए गए थे जो, जैसा कि मैंने कहा, कम्युनल अवार्ड के प्रावधानों से इतने ज़्यादा मिलते जुलते हैं। इसका एकमात्र जवाब यही हो सकता है कि रिपब्लिकन रोम के संविधान को बनाते समय पेट्रिशिया और प्लेबियम के बीच मौजूद सामाजिक विभाजन का ध्यान रखना पड़ा, जो 2 अलग अलग जातियां थीं। संक्षेप में, राजनीतिक सुधारक चाहे जिस दिशा में जाएं, वे पाएंगे कि संविधान बनाने में प्रचलित सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली समस्या को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसी प्रस्ताव के समर्थन में सामाजिक और धार्मिक समस्याएं राजनीतिक संविधानों पर असर डालती हैं। मैंने जो उदाहरण दिए हैं उनका संबंध खास स्थितियों में है, शायद वे हैं, लेकिन यह नहीं माना जाना चाहिए कि एक पर दूसरे का असर सीमित होता है। दूसरी ओर, कोई यह कह सकता है कि इतिहास आमतौर पर इस प्रस्ताव का समर्थन करता है। राजनीतिक क्रांतियां हमेशा सामाजिक और धार्मिक क्रांतियों के बाद में शुरू हुई थी। लूथर के द्वारा शुरू किया गया था। धार्मिक सुधार यूरोपियन लोगों की राजनीतिक मुक्ति का अग्रदूत था। इंग्लैंड में प्यूरिटनिज्म ने राजनीतिक स्वतंत्रता का रास्ता प्रशस्त किया। प्यूरिटनिज्म की नई दुनिया की स्थापना की और यह प्यूरिटनिज्म ही था जिसने अमेरिकी स्वतंत्रता का युद्ध जीता था और प्यूरिटनिज्म एक धार्मिक आंदोलन था। मुस्लिम साम्राज्य का सच भी यही है। एक राजनीतिक शक्ति बनने के पहले वे पैगंबर मोहम्मद द्वारा शुरू की गई एक पूर्णतः धार्मिक क्रांति से गुजर चुके थे। भारत का राजनीतिक क्रांति के पहले बुद्ध की धार्मिक और सामाजिक क्रांति हो चुकी थी। भारत का इतिहास भी इसी निष्कर्ष का समर्थन करता है। चंद्रगुप्त की अगुवाई वाली राजनीतिक क्रांति के पहले बुद्ध की धार्मिक और सामाजिक क्रांति हो चुकी थी। शिवाजी की अगुवाई में राजनीतिक क्रांति होने से पहले महाराष्ट्र के संत धार्मिक और सामाजिक सुधार ला चुके थे। गुरु नानक की अगुवाई में धार्मिक और सामाजिक क्रांति के बाद ही सिखों की राजनीतिक क्रांति हुई थी। और अधिक उदाहरण देना अनावश्यक है। ये उदाहरण यह दिखाने के लिए प्राप्त होंगे कि लोगों के राजनीतिक विस्तार के लिए मन और आत्मा की मुक्ति प्रारंभिक आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका अगला पार्ट, जिसका टॉपिक होगा आर्थिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार क्यों आवश्यक है। ये बाबा साहेब का वही भाषण है जिन्होंने देना चाहा था और उन्होंने तैयार किया था, लेकिन उनको देने नहीं दिया गया था। जाति का विनाश पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने ये सभी लिखा हुआ है। तो आप सभी इसको ध्यान से सुने और समझें कि उस समय की स्थिति में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।